हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। तो जैसे कि हम इस चीज़ की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि हमारा पूरा सेशन यूपी पीसीएस 2024 के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है, जिसमें हम मेक आईएएस संस्था की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करते हैं। और इसी प्रकरण में आज हमारा टेस्ट नंबर 9 है, जो पॉलिटी से संबंधित है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि भारत के पूरे क्षेत्र या उससे एक हिस्से को कवर करने वाले कानून को पारित करने की क्षमता संसद के पास है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून संबंधित राज्य या उससे केवल एक हिस्से पर लागू होता है। तो नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, सी है केवल दो सही है, डी है एक और दो दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तुम्हारा पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत के पूरे क्षेत्र या उसके एक हिस्से को कवर करने वाले कानून को पारित करने की क्षमता संसद के पास है। तुम्हारा पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून संबंधित राज्य या उसको उसके केवल एक हिस्से पर लागू होता है। तुम्हारा दूसरा कथन भी सत्य है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, एक और दो दोनों सत्य है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्र राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संघ सूची के संदर्भ में संसद विशेष प्राधिकारी है। दूसरा कथन है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों सही है, बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, सी है केवल एक सही है, डी है केवल दो सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया इसमें कि संघ सूची के संदर्भ में संसद विशेष प्राधिकारी है, तो हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या दिया है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ये गलत है। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। पहला है जब लोकसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे। दूसरा है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो। तीसरा है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगा हो। तथा चौथा है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करना हो। तो इसमें चार पुट नीचे दिए। पहला है एक दो तीन और चार, बी है केवल दो तीन और चार, सी है केवल दो और तीन, डी है केवल तीन और चार। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा क्या दिया है कि जब लोकसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे, तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोकसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे, इसमें राज्यसभा करती है। कौन करता है, लोकसभा ना होके राज्यसभा करती है। तो हमारा पहला कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो, तीसरा ये सत्य है। तीसरा है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य है। चौथा है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करना हो, तो हमारा चौथा कथन भी सत्य। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, दो तीन और चार। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में, किसके संदर्भ पूछ रहा है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य विधायिका द्वारा स्थापित विशिष्ट कानूनों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए अलग रखा जा सकता है। दूसरा है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किसी राज्य से अपने विचार के लिए धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को अलग रखने के लिए कह सकता है। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल दो सही है, बी है एक और दो दोनों सही है,
सी है न तो एक सही है, न ही दो सही है, डी है केवल एक सही। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का आप प्रयास करिएगा। तुम्हारा पहला कथन क्या दिया है, हमारा पहला कथन दिया है कि राज्य विधायिका द्वारा स्थापित विशिष्ट कानून को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए अलग रखा जा सकता है। तुम्हारा पहला कथन सत्य है। दूसरा क्या है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किसी राज्य से अपने माफ करिएगा, राज्य से अपने विचार के लिए धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को अलग रखने के लिए कह सकता है। तुम्हारा दूसरा कथन भी सत्य है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो केंद्र राज्य संबंध में 3 संबंध होते हैं। पहला होता है विधायी संबंध होता है, दूसरा प्रशासनिक तथा तीसरा वित्तीय संबंध होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर माफ करिएगा कथन युग्मों पर कीजिए। पहला अनुच्छेद दिया है तथा उससे संबंधित विषय दिए हैं। पहला है विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से 255 तक। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, जिसमें है कि अनुच्छेद 256 से 263 तक, तथा तीसरा है वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 268 से 293 तक। तो नीचे क्या दिया, नीचे दिया कि उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है। पहला है 1 युग्म, बी है 2, सी है 3, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों युग्मों में से कौन सा सही है, ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें पहला क्या दिया है कि विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक, हमारा पहला सही है। दूसरा है कि प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक संबंधित है, तो हमारा दूसरा भी कथन सत्य है। तीसरा पूछ रहा है कि वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 तक, तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है, यानी तीनों युग्म सुमेलित। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन संदर्भों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है। कथन पहला है कि राज्यों की रेल मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम। दूसरा है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशिष्ट पहलों का निर्माण और कार्यान्वयन। तथा तीसरा है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के छात्रों को उनकी घरेलू भाषा में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान। तो नीचे 4 कोड दिए। पहला ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 2 और 3, डी है केवल 1 और 3। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। पहला कथन क्या हुई, राज्य के रेल मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाला कदम, हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशिष्ट पहलों का निर्माण व कार्यान्वयन, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के छात्रों को उनकी घरेलू भाषा में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन का प्रावधान। तो हमारा ये कथन भी सही है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। कारण आर है भारत में केंद्र एवं राज्य स्तर पर अलग अलग न्याय व्यवस्था है। नीचे दिया है कि नीचे 2 दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है, पहला कथन है कि संघ सूची के विषयों पर कराधान संसद की एकमात्र जिम्मेदारी है।
दूसरा कथन है कि राज्य सूची में शामिल वस्तुओं पर कराधान केवल राज्य विधायिका द्वारा ही लगाया जा सकता है। तीसरा कथन है कि अवशिष्ट विषयों पर कराधान की शक्ति राज्य और केंद्र दोनों के अधीन होती है। नीचे दिया कि नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है केवल 2 और 3। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला है कि संघ सूची के विषयों पर कराधान संसद की एकमात्र जिम्मेदारी है, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा है कि राज्य सूची में शामिल वस्तुओं पर कराधान केवल राज्य विधायिका द्वारा ही लगाया जा सकता है, जो कि सही है। तीसरा है कि अवशिष्ट विषयों पर कराधान की शक्ति राज्य और संघ दोनों के अधीन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, इसमें होगा यहाँ संघ नहीं केंद्र हो जाएगा, तो हमारा ये सही रहता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना करने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची प्रथम विषय को सूची द्वितीय संबंधित अनुच्छेद से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम विषय दिया है तथा सूची द्वितीय अनुच्छेद से सुमेलित करना है। तो आइए हम सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें है संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरीक्षा हमारा अनुच्छेद 283 से संबंधित है। तथा संघ दूसरी बी है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट अनुच्छेद 285 से संबंधित है। सी है वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन, तो ये हमारा अनुच्छेद 286 से संबंधित है। डी है विद्युत पर करों से छूट, ये हमारा अनुच्छेद 287 से संबंधित है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। A3, B1, C2 तथा D4। तो हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विषय तथा उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं, नीचे दिया है कि कितने युग्म इसमें सही है। तो पहला क्या है कि भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा अनुच्छेद 266 से संबंधित है। दूसरा है विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं, अनुच्छेद 267। तीसरा है केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर, अनुच्छेद 268। तीसरा है माफ करिएगा चौथा है संघ द्वारा लगाए गए और संघीकृत किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर, अनुच्छेद 270। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में उपयुक्त कितने युग्म इसमें सुमेलित है। ऑप्शन ए है 1 युग्म, बी है 2 युग्म, सी है 3 युग्म तथा डी है 4 युग्म। तो पहला क्या है कि भारत और राज्यों की संचित निधियां लोक लेखा अनुच्छेद 266 से संबंधित है, तो ये हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा दिया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं, इसमें दिया अनुच्छेद 267, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनुच्छेद 267 नहीं 265 से संबंधित है। तीसरा है कि केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर, अनुच्छेद 268 सही है। चौथा है कि संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर, अनुच्छेद 270। तो हमारा ये भी सही है, चौथा भी। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 युग्म सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का संविधान केंद्रीय राज्य संसाधनों से राज्य को सहायता अनुदान प्रदान करता है। दूसरा कथन है कि केंद्र द्वारा वैधानिक अनुदानों वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को दिया जाता है। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 1 सही है, डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का आप प्रयास करिएगा। तो इसमें पहला कथन क्या दिया है कि भारत का संविधान केंद्रीय संसाधनों से राज्य को सहायता अनुदान प्रदान करता है, तुम्हारा पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा है कि केंद्र द्वारा वैधानिक अनुदानों
वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को दिया जाता है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? संघवाद के संदर्भ में। पहला कथन दिया है कि माफ करिएगा, पहला कथन है कि यह एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन को बाधित करता है। दूसरा कथन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है? केवल 2 सही है। बी है 1 और 2 दोनों सही है। सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, तथा डी है केवल 2 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? हम सही आंसर, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो संघवाद क्या है? संघवाद यह सरकार की एक प्रणाली है। क्या है? सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक, किससे? 2 या 2 से अधिक स्तरों जैसे केंद्र व राज्य अथवा प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो क्या है? पहला कि यह एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन को बाधित करता है। तो ये हमारा पहला कथन असत्य है। दूसरा क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो हमारा दूसरा कथन भी असत्य। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा। न तो 1 सही है न ही 2 सही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संघीय प्रणाली किस प्रकार की है? पहला है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बी है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सी है असमित संघ, तथा डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तुम्हारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? ये जो संघ में संपूर्ण ईस्वी में, माफ करिएगा, संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न घटक भागों के बीच शक्तियों का साझा करती है। क्या करती है? शक्तियों को साझा करती है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में संघवाद को पोषित करती है? तो हमारा इसमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है अंतरराज्यीय परिषद, तीसरा है वित्त आयोग, तथा चौथा है नीति आयोग। तो इसमें कूट दिया है ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, बी है केवल 1, 2 और 3, सी है केवल 3 और 4, डी है केवल 2, 3 और 4। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में संघवाद को पोषित करती है? तो पहला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सत्य है। दूसरा है क्या? अंतरराज्यीय परिषद, ये भी सत्य है। तीसरा है वित्त आयोग, ये भी सत्य है। तथा चौथा है नीति आयोग, हमारा ये भी सत्य है कि ये चारों चीजें भारत में संघवाद को पोषित करती है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि पुंछी आयोग के संबंध में पूछा है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित पुंछी आयोग की सिफारिशें थी? पहला है राज्यपालों का चयन उनके गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर होना। दूसरा है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को राज्यपाल तक बढ़ाया जाना चाहिए। तथा तीसरा है राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए समान सीटें होनी चाहिए। तथा चौथा है स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए है केवल 2 और 3 सही है, बी है 1, 2, 3 और 4 सही है, सी है
केवल 1, 2, 3 सही है, तथा डी है केवल 3 और 4 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहले हम थोड़ा पुंछ आयोग के बारे में जान लेते हैं। पुंछ आयोग की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 2007 में। इस आयोग को हम पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं पिछले टेस्ट सीरीज में, तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी माफ करिएगा, मदन मोहन पुंछी जी थे इसके अध्यक्ष। तो इसमें क्या दिया है कि पहला कथन दिया कि राज्यपालों का कथन उनके गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को राज्यपाल तक बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। तीसरा है कि राज्यसभा के में सभी राज्यों के लिए समान सीटें होनी चाहिए, हमारा तीसरा कथन भी सत्य है। तथा चौथा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होना चाहिए, हमारा चौथा कथन भी सत्य है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारीय आयोग के बारे में पूछा है। सरकारीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह 4 सदस्यीय आयोग था। दूसरा कथन है इसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर सिफारिशें देने के लिए नियुक्त किया था। तीसरा है कि इसने वर्ष 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है केवल 1 और 2 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है केवल 1 और 3 सही है, डी है केवल 3 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो सरकारीय आयोग इसका वर्ष 1983 में, कब? वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया, किसके? आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर सिफारिश देने के लिए 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किए थे। कितने? 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किए गए थे। तो इसमें क्या है कि यह एक 4 सदस्यीय आयोग था, जो कि गलत है, 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर सिफारिश देने के लिए नियुक्त किया गया था, जो कि हमने इसकी परिभाषा में बताया। ये भी हमारा दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है कि इसने वर्ष 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो हमारा ये भी गलत है कि इसमें इसका गठन ही 1983 हुआ था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राजमन्नार आयोग के बारे में पूछा है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे वर्ष 1969 यानी 1969 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। दूसरा है कि इसने 7वीं अनुसूची के पुनः समायोजन और राज्यों को अवशिष्ट शक्ति की मांग की थी। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है 1 और 2 दोनों सही है, सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का आप प्रयास करिएगा। तो राजमन्नार आयोग 1969 यानी 1916 में इसका गठन हुआ था तमिलनाडु सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका गठन हुआ था। तो इसमें क्या दिया है कि इसे वर्ष 1969 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था, जो कि गलत है, इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया गया था। दूसरा है कि इसने 7वीं अनुसूची के पुनः समायोजन और राज्यों की अवशिष्ट शक्ति की मांग की थी, जो कि हमारा सही है। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि
माफ करिएगा। अगला प्रश्न है कि आनंदपुर साहिब संकल्प 1973 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? आनंदपुर साहिब संकल्प के संदर्भ में पूछा है। पहला कथन है कि इस प्रस्ताव में धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों को संबोधित किया गया। दूसरा कथन है कि इसने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की, जो केंद्र के अधिकार को केवल रक्षा, विदेशी संबंध, संचार, रेलवे और मुद्रा तक सीमित रखना चाहते थे। तो नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है तथा डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम आनंदपुर साहिब संकल्प के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1973 में इस प्रस्ताव में धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित किया गया था। किसे? धार्मिक प्लस राजनीतिक मुद्दों को संबोधित किया गया था तथा वर्ष 1973 में अकाली दल एक विवादास्पद प्रभाव को लेकर आया, जिसे आनंद साहिब प्रस्ताव कहा गया था। तो क्या दिया पहले कथन में? इस प्रस्ताव में धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों को संबोधित किया गया था, जो कि हमारा कथन सत्य है। पहला कथन सत्य है। इसमें दूसरे में दिया है कि इसने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की, जो केंद्र के अधिकार को केवल रक्षा, विदेशी संबंध, सरकार, रेलवे और मुद्रा तक सीमित रखना चाहते थे। तो इसमें हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा कथन कारण से संबंधित है। नीचे इसमें क्या है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए क्या कह रहा है कि व्यावहारिक रूप से भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है। कारण आर है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार, यानी 249 के अनुसार आर्टिकल सशर्त संसद राज्य सूची के दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ए तथा आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन आर और दूसरा एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 289 ए यानी 279 ए के तहत स्थापित जीएसटी परिषद एक संघीय निकाय है। कारण आ रहा है कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के प्रतिनिधि शामिल है। नीचे दिया कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न सुमेलित करने से संबंधित है। तो इसमें दिया है कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची प्रथम विषय को सूची द्वितीय से संबंधित अनुच्छेद से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम विषय दिया है तथा सूची 2 उससे संबंधित अनुच्छेद दिए। तो आइए हम इसे मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किससे है? तो ये आर्टिकल 315 यानी अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तथा दिया है कि सदस्यों का कार्यकाल है, तो इसमें आर्टिकल 316 से संबंधित है।
सी में दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में इसमें पूछा है आर्टिकल, तो सी में दिया कि सदस्य को हटाना और निलंबित करना, तो ये हमारे अनुच्छेद 317 से संबंधित है। तथा डी है कि सदस्यों की सेवा की शर्तों किंतु नियम बनाने की शक्ति से संबंधित हमारा इसमें अनुच्छेद 318 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। A3, B4, C2 तथा D1। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय एवं केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। दूसरा कथन है कि इसे संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है न तो एक सही है न ही दो सही है, बी है केवल एक सही है, सी है केवल दो सही है तथा डी है एक और दो दोनों सही है। तो आइए हम पहले संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो संरचना है वो आर्टिकल 315 से 323 से संबंधित है। इसकी संरचना आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक से संबंधित है तथा यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है तथा यह एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। क्या है? केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। तो पहला कथन क्या दिया है कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय एवं केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। तो हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा दिया है कि इसे संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है, जो कि हमारा दूसरा कथन असत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल एक सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि इसका कोई भी सदस्य 60 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। तीसरा कथन है कि इसका कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। चौथा कथन है कि इसके सदस्य अपने कार्यकाल के पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल तीन, डी है सभी चार। कितने कथन इसमें सत्य हैं? तो आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं और इसकी आयु 65 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। कितनी? 65 वर्ष। और इसका जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, ना कि किसी और को। किसी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। तो नीचे क्या दिया है कि कथन में क्या दिया कि इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा की जाती है, जो कि ये हमारा कथन असत्य है। दूसरा है कि इसका कोई भी सदस्य 60 वर्ष तक की आयु पद धारण करता है, तो हमारा ये भी गलत है। तीसरा है कि इसका कोई भी सदस्य भारत को राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर इस्तीफा दे सकता है, हमारा तीसरा कथन सत्य है। चौथा है कि इसके सदस्य अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो हमारा चौथा कथन भी असत्य है। तो इसमें हमारा सिर्फ एक कथन सत्य है, तीसरा, यानी केवल एक कथन सही है। ऑप्शन ए सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि ये भी संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसके सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि यह भारत के राष्ट्रपति को स्वयं द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है केवल 1 सही है, सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, तथा डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें पहला कथन क्या दिया है कि इसके सदस्यों की सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो कि सत्य है हमारा पहला कथन। दूसरा है कि ये भारत के राष्ट्रपति को स्वयं द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी से होगा 1 और 2 दोनों सही है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ये राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा है, माफ करिएगा। तो अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह एक संवैधानिक निकाय है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन है कि इसके अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है, तथा डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो लोक सेवा आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, माफ करिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 315 क्लॉज 1 में है। इसके अध्यक्ष तथा उसके जो संबंधित पद रहते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा इनकी अवधि जो इनकी नियुक्ति जो होते हैं इनकी अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होती है, जो भी पहले पूरी हो जाए। तो इसमें क्या दिया है? पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि सत्य है। दूसरा कथन है कि इसके अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है, जो कि गलत है। नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा, केवल 1 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसके सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा कथन है कि अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है 1 और 2 दोनों सही है, सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है कथन में? कथन में दिया हुआ है कि इसके पहले कथन में दिया कि इसके सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जो कि हमारा कथन सत्य है। दूसरा है कि यह अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इसके अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी। दूसरा कथन है कि ऐसे अधिनियम का संशोधन या निरसन किसी भी राज्य द्वारा किया जा सकेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है? नीचे दिया है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 1 सही है, तथा डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया हुआ है कि इसके अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करने की सख्ती से अनुरोध करते हैं तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी, जो कि हमारा ये कथन सत्य है। दूसरा दिया है कि यानी आर्टिकल 252 के तहत ये हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि ऐसे अधिनियम का संशोधन
निरसन किसी भी राज्य द्वारा किया जा सकेगा, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, यानी दूसरा कथन गलत है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, केवल एक सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते माफ करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि निर्माण यानी कानून निर्माण का अधिकार देता है। दूसरा कथन है कि ऐसी विधियां आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएंगी। तो नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है 1 और 2 दोनों सही है, सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, तथा डी है केवल 1 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा क्या है कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि का निर्माण का अधिकार देता है। ये हमारा पहला कथन सत्य है, जो कि आर्टिकल 250 के अंतर्गत आता है। किसकी? 250 के अंतर्गत। दूसरा है कि ऐसी विधियां आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएंगी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, तथा आपके व्हाट्सएप पे जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उनको भेजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक कार्यकारी निकाय है। दूसरा है कि इसको संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जा सकता है। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 2 सही है, तथा डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या है कि यह एक कार्यकारी निकाय है, जो कि गलत है। यह एक कार्यकारी नहीं, वैधानिक निकाय है। क्या है? यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है कि इसको संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि हमारा सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 2। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा है कि भारत अधिनियम 1935 ने संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया था। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 1 सही है, डी है केवल 2 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि ये हमारा असत्य है। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था, ये हमारा सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। माफ करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा तथ्य केंद्र एवं राज्यों के संबंध में तनाव के मुख्य कारण रहे हैं। 4 कथन नीचे दिए हुए हैं, यानी कारण दिए हुए। पहला है कि राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसकी भूमिका। दूसरा है कि अनुच्छेद 356 का अत्यधिक प्रयोग। तीसरा है कि राज्यों के केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। चौथा है कि राज्य सूची के विषयों पर
केंद्र का हस्तक्षेप। नीचे 4 कूट दिए। ऑप्शन ए है केवल 1 2 3 सही है, बी है 1 2 3 और 4 सही है, सी है केवल 2 3 4 सही है, डी है केवल 1 3 और 4 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या है, ये क्या दिया हुआ कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा तथ्य केंद्र व राज्यों के तनाव मुक्ति का कारण रहा है। तो पहला है कि राज्यों की नियुक्ति तथा उसकी भूमिका, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा है कि अनुच्छेद 356 का अत्यधिक प्रयोग, ये भी सत्य है। तीसरा है कि राज्यों के केंद्रीय वित्तीय पर निर्भरता, ये भी सही है। चौथा दिया कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप, हमारा ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही, बी सही होगा कि 1 2 3 और 4 ये चारों कारण ही केंद्र व राज्य के संबंधों में के तनाव के मुख्य कारण रहे हैं। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कालानुक्रम में व्यवस्थित करने वाला है। पूछा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है राजमन्नार समिति, दूसरा दिया है सरकारी आयोग, तीसरा है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव तथा पुंछी आयोग। नीचे 4 कूट दिए, इसको कालानुक्रम में करना है। तो राजमन्नार समिति का गठन हुआ था 22 सितंबर, कब, 22 सितंबर 1969 में। तथा सरकारी आयोग का गठन हुआ था 24 मार्च 1983 में। तथा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का जो प्रस्ताव था उसका जो गठन हुआ था ये 1973 में हुआ था। तथा पुंछी आयोग का 27 अप्रैल 2007 में हुआ था, 2007 में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, 1 3 2 4, यानी राजमन्नार, उसके पश्चात आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, उसके पश्चात सरकारी आयोग, फिर अंत में पुंछी आयोग। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण आ रहा है। कथन यह है कि यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, किंतु भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कारण आ रहा है कि भारतीय संघ संगठन इकाइयों के मध्य किसी संविधा या समझौते का परिणाम नहीं है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। नीचे किया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए सही है परंतु आर गलत है, बी है ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण, आर ए की सही व्याख्या है, सी है ए गलत है किंतु आर सही है, डी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा बी, यानी ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान है, यानी जो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है उसका प्रावधान आर्टिकल 263 में है। दूसरा है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। नीचे के उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, तथा सी है केवल 1 सही है, डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो आप इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है पहला कथन कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान है, जो कि गलत है। 263 नहीं, आर्टिकल 262 में इसका प्रावधान है। तो हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा इस हिसाब से। और दूसरा दिया है कि अंतरराज्यीय जल विवाद के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए होगा, केवल 2 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
युग्मों पर भी जिसमें सुमेलित करना है, कौन से युग्म सुमेलित है, आयोग तथा समितियों उससे संबंधित विषय तथा सिफारिशों से युग्म को सुमेलित करना है। तो उसमें क्या दिया है, सरकारी आयोग, अंतरराज्य परिषद, दूसरा दिया है सरदार स्वर सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य, तीसरा है मंडल आयोग, एक चुनाव यानी एक देश एक चुनाव। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें सरकारी आयोग क्या दिया है कि अंतरराज्यीय जल परिषद, तो हमारा ये कथन सही है कि ये आयोग इसी से संबंधित था। दूसरा है कि सरदार स्वर सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, हमारा दूसरा भी सही है। तीसरा दिया कि मंडल आयोग एक देश एक चुनाव, ये हमारा तीसरा गलत है। मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग से यानी दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, एक और दो दोनों सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आंचलिक परिषदों, आंचलिक परिषद के बारे में पूछा कि आंचलिक परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है कि राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत कुल 4 आंचलिक परिषदों का गठन किया गया था। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है केवल 1 सही है, सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, तथा डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो आंचलिक परिषद के बारे में कुछ जान लेते हैं। आंचलिक परिषद है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति क्या केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था। तो पहला क्या है कि ये संवैधानिक निकाय है, जो कि गलत है। दूसरा है कि राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत कुल 4 आंचलिक परिषदों का गठन किया गया था, जो कि गलत है। 4 नहीं 5 आंचलिक परिषद का गठन हुआ था। कितने 5। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, न तो 1 सही है न ही 2 सही है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में, किसके पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत की गई थी। दूसरा है कि इसका मुख्यालय ईटानगर में स्थित है। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, सी है केवल 1 सही है, डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्या दिया है कि इसका कथन माफ करिएगा, इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत अंतर्गत की गई है, ये हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा दिया है कि इसका मुख्यालय ईटानगर में स्थित है, जो कि गलत है। ईटानगर में नहीं, शिलोंग में स्थित है। कहां पे शिलोंग में स्थित है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, केवल 2 सही है। तो इसमें 8 राज्य आते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा असम, चौथा मणिपुर, पांचवा मेघालय तथा छठा नागालैंड है, सातवां सिक्किम, आठवां त्रिपुरा। इसमें 8 राज्य आते हैं। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के उद्देश्य है। पहला है राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, दूसरा है क्षेत्रवाद के विकास को रोकना, तीसरा है विकास परियोजनाओं का सफल एवं तीव्र निष्पादन, चौथा है केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण रखना। तो इसमें 4 कूट नीचे दिए। पहला करा केवल 1 और 3, बी है केवल 1 2 3, सी है 1 2 3 4, डी है केवल 2 3 और 4। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो इसमें क्या है कि पहला क्षेत्रीय परिषदों के संपन्न की स्थापना के उद्देश्य में पहला है राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, जो कि हमारा ये पहला कथन सत्य है। दूसरा है क्षेत्रवाद के विकास को रोकना, सही है। तीसरा है कि विकास परियोजनाओं का सफल एवं तीव्र निष्पादन, ये भी सही है। चौथा है कि केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण रखना, जो कि ये गलत है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। केवल 1, 2 और 3। अपने सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी प्रदेश उत्तरी आंचलिक परिषद के सदस्य? पहला है हरियाणा, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तराखंड। तो इसमें नीचे 4 कूट दिए। पहला है 1, 2, 3 और 4। बी है केवल 1, 2 और 3। सी है केवल 1 और 3। डी है केवल 2, 3 और 4। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। उसमें क्या दिया है? हरियाणा भी उत्तरी आंचलिक परिषद से संबंधित है, जम्मू कश्मीर भी संबंधित है तथा हमारा राजस्थान भी इसमें सम्मिलित है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल 1, 2 और 3। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश दक्षिणी आंचलिक परिषद के सदस्य? पहला है गोवा, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक तथा चौथा है पुडुचेरी। नीचे 4 कूट दिए। कितने सदस्य? 1, बी है 2, सी है 3 तथा डी है 4। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें पहले हमारा इसमें होगा दक्षिणी आंचलिक परिषद में केरल आ जाएगा, हमारा कर्नाटक आ जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 3 सही है। गोवा हमारा पश्चिमी आंचलिक परिषद आंचलिक प्रदेश में सम्मिलित है। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।